गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 13, 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। वैसे आपको देख के लग रहा होगा कि आज के टॉपिक्स रिपीटेड होने वाले हैं, लेकिन करने में बहुत मजा आएगा। पहला टॉपिक हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, तो थोड़ा इसको हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा गवर्नर और सीएम, किसी खास स्टेट को हम लोग टारगेट यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल बात करेंगे कि गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं, सीएम के साथ क्या झगड़ा उनका होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या पावर प्रोवाइड करवाता है, कौन से आर्टिकल होती हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपका बढ़िया रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में फिर से हम लोग बात करेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये दोबारा से न्यूज़ में क्यों है। तो मिला जुला सा टॉपिक है बेसिकली दोनों। एक्चुअली तीसरा टॉपिक भी जो है वो मिला जुला है कि देखिए कानून दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक कानून बनाया जाता है हमारे असेंबली या पार्लियामेंट के द्वारा, एक कानून बनाया जाता है कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा ना कोलेजियम सिस्टम और एनजेसी से रिलेटेड है। तो तीनों ही टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो करने में बहुत मजा आएगा। एक पूरी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी यहाँ पे हो सकती है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है। और आज इन्फ्लेशन के बारे में जो है कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा इंडिया यूएस का ट्रेड के बारे में हल्का सा बात करेंगे, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। वर्ल्ड इन 2023, तो 2022 में दुनिया में क्या हुआ, किस तरह से पूरी दुनिया चेंज हुई, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई, अलग अलग कंट्रीज़ के रिलेशन चेंज हो गए, और 2023 के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नया साल है तो आर्टिकल आई डोंट थिंक कि मेंस में यहाँ से बहुत कुछ आ सकता है एग्जाम में, बट येस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा टॉपिक है ये भी। आज का एडिटोरियल सेक्शन है, तो ये थोड़ा हम लोग करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड इन क्राइसिस एंड इट्स नॉट क्लियर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, मोदी जी ने कहा है। तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो भैया मोदी जी कंसर्न्ड हैं, मतलब सारी दुनिया ही कंसर्न्ड है। रशिया यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, चाइना क्या क्या कर रहा है, कोविड की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, तो इन्होंने अपने विचार सिर्फ वहाँ पे बताए हैं और कहा है कि भाई दुनिया में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, काफ़ी क्राइसिस चल रहा है। पता नहीं लग रहा क्राइसिस कब तक चलेगा, लेकिन इंडिया तो हमेशा उम्मीद करता है कि क्राइसिस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, हम तो हमेशा से ही शांति की बात करते हैं। जो मेन टॉपिक है आज का वो कहता है कि देखिए वेजिटेबल्स प्राइस हेल्प कूल इन्फ्लेशन। मतलब कूल इन्फ्लेशन मतलब है इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, किस चीज़ ने इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प की है? वेजिटेबल के प्राइसेस, यानी कि सब्जियों के दाम हैं वो कम हो गए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, इन्होंने कहा है टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। टॉलरेंस थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक लिमिट होती है, जिस लिमिट के अंदर आप इन्फ्लेशन को टॉलरेट कर सकते हो, इस लिमिट से ज़्यादा आप इन्फ्लेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिमिट है 6%, जो कि आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है। 6% एक टॉलरेंस थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि जब 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है तो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। 6% से नीचे चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन 2% से नीचे भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, 6% से ज़्यादा हो जाए वो भी खतरनाक होती है, 2% से कम हो जाए वो भी खतरनाक होती है। ना तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए और ना ही प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो होने चाहिए, राइट। देखो हाई होंगे तो उसका भी नुकसान है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। कम होगा तो उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, किसान होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनको ही उनकी चीज़ों का दाम नहीं मिलेगा भाई, तो कैसे काम चलेगा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे नुकसान करती हैं। तो इस समय क्या हुआ, जो सब्जियों के दाम हैं, जो वेजिटेबल्स के दाम हैं, वो 5.72% पे चल रहे हैं। मतलब ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम है, जो कि एक काफ़ी राहत देने वाली बात है। अच्छी बात है ना कि भाई सब्जी के दाम कम हो गए हैं। बट दूसरी चीज़ों के जो दाम हैं, जैसे आपका अनाज हो गया, मिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गए, इनके दाम भैया देखिए कितने बढ़ रहे हैं, 13%, 8%, 20%। तो यहाँ पे कोई राहत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो रूरल एरिया हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरिया हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी 6% से ज़्यादा चल रही है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली कम हुआ है, 2.8% हुआ। मतलब शहरों में रहने वाले लोग थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम फेस कर रहे हैं, गांव में रहने वाले थोड़े से ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, अगर आप वेजिटेबल्स को छोड़ दो, वेजिटेबल्स को अगर आप छोड़ दो, बाकी चीज़ों के दाम भैया खूब बढ़ रहे हैं। पल्सेस, मिल्क, मीट, फिश, फ्यूल वगैरह, इसमें कोई कमी नहीं आई है। कोर इन्फ्लेशन भी इंडिया का जो है वो 6.1% के आसपास चल रहा है।
कोर इन्फ्लेशन में आपको क्या आता है पता ही है आपको, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन होती है इसमें से अगर हम लोग फूड और फ्यूल, है ना, इन दो के अगर दाम निकाल दें, इनका प्राइस निकाल दें, तो बाकी को हम लोग कोर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग दुनिया भर की बातें पहले भी कर चुके हैं। तो ये है थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो आर्टिकल की पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने किया है। इन्फ्लेशन इन जनरल क्या होता है? जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं इन जनरल, उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। इन जनरल ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। ये जो मैंने बोला है ना इन जनरल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इन जनरल का मतलब ये है कि एक दो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। भाई मान लो केले के दाम बढ़ गए या संतरे के दाम बढ़ गए, है ना, या आटे के दाम बढ़ गए, इसे ओवरऑल इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। इन जनरल मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ों के दाम बढ़ने चाहिए, उसे ही हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 2-3 दिन के अंदर दाम बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बोलेंगे, नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दाम बढ़ने चाहिए, उसी को ही हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है MOSPI, ये जो है मेजर करता है इन्फ्लेशन को। और इन्फ्लेशन को मेजर करने के इंडिया में 2 तरीके होते हैं, आपको अच्छे से पता है। एक होता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस समय 2014 के बाद से जो ऑफिशियल इंडेक्स है वो CPI होता है, उससे पहले WPI हुआ करता था। WPI के अंदर हम लोग सर्विसेज वगैरह इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन CPI के अंदर हम लोग गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड करते हैं, ये इसका बेनिफिट होता है। और CPI को हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। WPI को हम लोग प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आप बोलना चाहे आप उसको बोल सकते हो। 2 तरीके से होता है इन्फ्लेशन के, यूजुअली 2 टाइप होते हैं, टाइप कह सकते हो, रीजन्स भी कह सकते हो। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड में तो आप सीधा समझ ही गए होंगे भाई, जब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगती है तो प्राइस अपने आप ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जब किसी की डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू तो बढ़ेगी ना उसकी। लेकिन ये डिमांड बढ़ती क्यों है, ये है ना सवाल, तो कि अचानक से लोग डिमांड बढ़ाना क्यों शुरू कर देते हैं किसी चीज़ की। उसके पीछे भी रीज़न होता है मनी सप्लाई। जब मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, या फिर बैंकों में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, बैंक सस्ते में लोन देने लगते हैं, है ना, उन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है। भाई जब सबके हाथ में पैसा होगा तो लोग डिमांड तो ऑफ कोर्स करेंगे ही, है ना। पहले आप महीने में 1 बार मूवी देखने जाते थे, अब 4 बार जाओगे। आप पहले फैमिली को लेके 1 बार रेस्टोरेंट जाते थे, अब 4 बार जाओगे। पहले आप चाइनीज़ फ़ोन खरीद रहे थे, अब आप सैमसंग आईफोन खरीदोगे। सीधी सी बात है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ने लगती है तो हर चीज़ का प्राइस भी बढ़ने लगता है, राइट। तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, है ना। इसका मतलब ये है कि सामान मार्केट में कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। तो एक अनार 100 बीमार, है ना, मार्केट में एक ही अनार है, उसको डिमांड करने वाले 100 लोग हैं, भाई तो अनार का प्राइस तो हज़ारों रुपए जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। और डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब मार्केट में गवर्नमेंट जब पैसा ज़्यादा प्रिंट करवा देती है, और यह पैसे का डेप्रिसिएशन हो जाता है, रुपये का लो इंटरेस्ट रेट हो जाता है, बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो सारे लोग बैंकों में पैसा लोन लेने के लिए भागने लगते हैं। कोई कार लोन, होम लोन, मैरिज लोन, है ना, तो पैसा सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। रियल जो राइजिंग रियल वेजेस मतलब जब लोगों की सैलरी बढ़ जाती है, सीधी सी बात है, सैलरी बढ़ेगी तो जेब में पैसा ज़्यादा आएगा, आप एंजॉय ज़्यादा करोगे, खर्चा ज़्यादा करोगे, डिमांड करोगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब चीज़ों के दाम डिमांड की वजह से नहीं बढ़ते, सप्लाई की वजह से बढ़ते हैं। मतलब जैसे आप कोई लेदर शूज़ बना रही है कोई कंपनी, ठीक है, और लेदर शूज़ की कीमत जो है वो 500 रुपये है, लेकिन भाई जब लेदर का ही दाम बढ़ जाएगा तो जूते की कीमत अपने आप ही 500 से 700 रुपये हो जाएगी, सीधी सी बात है। जब रॉ मटेरियल का दाम ही बढ़ जाएगा तो आउटपुट का दाम भी बढ़ जाएगा, उसे हम लोग पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हालांकि जब हम लोग अपनी इकोनॉमी का बेसिक टॉपिक्स पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे का टॉपिक होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा ही होता है। इन्फ्लेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 2022 का UPSC का ही क्वेश्चन है, आप इसको देख के बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी UPSC का है, ये अलग से है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें UPSC वाले हैं। इस सेकंड वाले का ईयर मुझे नहीं पता, बट इट वाज आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। तीनों को आराम से ध्यान से पढ़ो, आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपना अपना नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट जाके विजिट कर लीजिए और वहाँ से जाके आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। एक बात तो है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए। सेल्फ स्टडी में क्या रहता है ना, बहुत सेल्फ डाउट रहते हैं हम लोगों को, है ना, मैंने अच्छे से किया है कि नहीं किया है, डायरेक्शन अच्छे से नहीं पता चलती, बहुत भटकने के बाद डायरेक्शन पता चलती है सेल्फ स्टडी में। हालांकि मैं हमेशा सेल्फ स्टडी को प्रेफर करता हूँ, बट
अगर एक चैनल के थ्रू अगर आप जाते हो तो गाइडेंस के थ्रू जाते हो तो थोड़ा हेल्प मिलता है हमें, चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं, राइट। तो आप फाउंडेशन कोर्स हमारा डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। 2023 का अगर अटेम्प्ट दे रहे हो तो 22 जनवरी से हम अपना एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर भी देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक होता है गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एट द लोअर हेड्स। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं जो लिस्ट के अंदर वहाँ पे नहीं था। वो ये छोटा सा टॉपिक है कि व्हाई हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली इफ सेंटर कॉल्स फॉर द शॉट्स। इसका मतलब ये है, एक्चुअली एक सवाल है ये, और ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा है कि भाई जब दिल्ली में सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही है तो फिर वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है। जब सारे डिसीजन वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने ही लेने हैं तो भैया केजरीवाल फिर क्यों है वहाँ पे। ये सवाल जो है सेंटर को पूछा गया है, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। लड़ाई किस चीज़ को लेके चल रही है? लड़ाई चल रही है सिविल सर्वेंट्स को लेके, ठीक है। सिविल सर्वेंट को लेकर लड़ाई चल रही है कि भाई उनको कौन कंट्रोल करता है। क्या सिविल सर्वेंट मतलब जो IAS IPS ऑफिसर या जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्टर्स के अंदर जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इनको केजरीवाल की सरकार कंट्रोल करती है या इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया क्योंकि मैं इलेक्टेड हूँ, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया हूँ, तो इसलिए मेरा कंट्रोल होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, मेरा कंट्रोल होना चाहिए। उसको लेके बेसिकली दोनों के बीच में इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे आपको चीज़ समझनी पड़ेगी सेंटर ने इसका क्या जवाब दिया है। तो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, इन्होंने कोर्ट में ये कहा, ये लाइन पढ़ने की जरूरत है आपको, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंटर रिटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स बट परंतु द फंक्शनल कंट्रोल वॉज लेफ्ट टू द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स इन विच द सिविल सर्वेंट सर्व। अब यहाँ पे दो कंट्रोल हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एक है फंक्शनल कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन फंक्शनल कंट्रोल जो है वो केजरीवाल की सरकार के हाथ में है। ये सेंटर की पोजीशन है, सेंटर इस बात को मानता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप भी सोच रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी पूछा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब होता है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, पावर ऑफ ट्रांसफर, पावर ऑफ पोस्टिंग, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन उसके अलावा जो फंक्शनल कंट्रोल है कि उसको किस मिनिस्ट्री के अंदर भेजा जाए, उसको मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा काम उसको दिया जाए, है ना, उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये सब केजरीवाल की सरकार करेगी। तो भाई इस सारी चीज़ों की वजह से तो काफ़ी एम्बिग्यूटी हो गई है ना, पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्या पावर है क्या पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछा है कि भाई क्लियर करो, है ना, केजरीवाल क्या करेगा आप वो क्लियर करो, आप क्या करोगे वो क्लियर करिए। ये बेसिकली बात इन्होंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। उनका सरकार का ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो डिसिप्लिनरी कंट्रोल होता है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, कि मतलब किसको सस्पेंड किया जाएगा अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वो केजरीवाल की सरकार नहीं कर सकती है। इनका ये कहना है कि यूनियन टेरिटरी आर एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन। यूनियन टेरिटरी का मतलब ही यही होता है कि उसका कंट्रोल जो है वो सेंटर के हाथ में होगा, और दिल्ली तक यूनियन टेरिटरी है, प्रॉपर स्टेट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आएगा। Union itself wants to administer it through the officers. Hence, all union territories are administered by the central service officers. मतलब वही मैं बात बार बार बोल रहा हूँ। देन तो वही बात है, जब सेंटर ये कह रही है कि भैया सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल यही पूछा है, अगर भैया सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी तो फिर वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है, ठीक है। वो टसल चल रहा है उनके बीच में, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट ये निकल के आता है, एक तरफ जब बात आती है इलेक्टेड गवर्नमेंट की, इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब है पीपल्स वॉइस, है ना, क्योंकि लोगों ने सरकार को इलेक्ट किया है। तो जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पीपल्स वॉइस सुप्रीम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ बात आती है तो एग्जीक्यूटिव की बात आती है। क्या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है या लेजिस्लेचर सुप्रीम है? क्योंकि लेजिस्लेचर तो लोगों के द्वारा चुना गया होता है, तो वो डिबेट यहाँ पे चलेगा। अभी लेट्स सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो बड़ा मज़ेदार रहने वाला है, देखने लायक रहेगा, ठीक है। चलिए टेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर वाला अच्छा था, ये मज़ा आया था मुझे पढ़ने में इसको।
तो गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एट द लोगर हेड्स। लोगर हेड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कभी दो सांड की लड़ाई देखी है ना, दो जानवरों की, खासकर सांड जो होते हैं, बुल्स, अगर आपने उनकी लड़ाई देखी है तो आपने देखा होगा जब वो लड़ाई करते हैं तो उनके जो सींग होते हैं वो आपस में फंस जाते हैं, उसे लोगर हेड कहते हैं। ठीक है, तो जब दो पावर्स आपस में लड़ रही होती हैं तो उन्हें कहते हैं कि लोगर हेड। ठीक है, तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये दोनों भैया आपस में लड़ रहे हैं, किसके पास क्या पावर है क्या पावर नहीं है, उसको लेके यहाँ पे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल कहाँ से शुरू हुआ? तमिलनाडु से शुरू हुआ। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा इसको मैं शेयर कर लेता हूँ दोबारा से क्योंकि थोड़ा स्लो हो गया है शायद ये। ठीक है, सवाल शुरू हुआ तमिलनाडु से। आपको पता है कि तमिलनाडु के गवर्नर साहब अभी वहाँ पे स्पीच दे रहे थे असेंबली के अंदर तमिलनाडु में, और फिर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। ठीक है, कुछ टर्म्स को लेके उन्होंने कहा कि मैं इन टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगा। उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, उस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि गवर्नर की पावर्स क्या हैं? क्या गवर्नर असेंबली को छोड़ के जा सकते हैं? क्या गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, या फिर गवर्नर को सरकार के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, इज द गवर्नर बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? क्या स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन को गवर्नर के ऊपर थोपा जा सकता है? क्या गवर्नर को फॉलो करना वो मैंडेटरी होता है? क्या बाउंड होता है गवर्नर या नहीं? ये सवाल है। आर्टिकल 154 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं स्टेट की, वो गवर्नर के हाथ में होती हैं, ऐसा हमारा आर्टिकल 154 कहता है। लेकिन आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर जो भी फंक्शन करेंगे दैट शुड बी डन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, एक्सेप्ट डिस्क्रिशंस, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ के जो गवर्नर की डिस्क्रिशन होती हैं, बाकी सारे मामलों पे गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एड और एडवाइस वो मैंडेटरी होती हैं? क्या गवर्नर को फॉलो करना मैंडेटरी होता है या नहीं होता है? ये सवाल उठता है। इसका जवाब जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर दिया गया है। देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 1976 में हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि जो एड एंड एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, एड एंड एडवाइस होती है, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। देखिए, यहाँ पे गवर्नर का नाम नहीं लिया है, प्रेसिडेंट का नाम लिया है। यानी कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उसकी एड और एडवाइस को प्रेसिडेंट के द्वारा फॉलो किया जाना मैंडेटरी होता है। लेकिन इन्होंने गवर्नर की बात नहीं कही थी। जो 76 वाला अमेंडमेंट हुआ था, गवर्नर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे डिसीजन लिए हैं पास्ट में, जैसे 2016 का एक डिसीजन है, 74 का एक डिसीजन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस गवर्नर के लिए मानना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो 42nd ने प्रेसिडेंट का बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने गवर्नर का बोल दिया है। तो फिलहाल पोजीशन ये है, प्रेजेंट पोजीशन ये है कि चाहे भैया प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एड एंड एडवाइस दिया है तो उनको मानना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जिसमें वो खुद की डिस्क्रिशनरी जो है पावर का यूज कर सकती हैं। वो एक्सेप्शन क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। तो जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनके अंदर इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सरकार जो भी सेंटर में होती है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है राज्य सरकारों को किसी न किसी तरीके से। ये हमारे देश में बहुत पहले से हो रहा है, ऐसा बात नहीं है पहली बार हो रहा है। 1970s में, 60s में, 80s में आप उठा के देखोगे, खासकर 1970s के बाद में पंजाब, तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स में ये सब होता था, उस समय में भी होता था। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार नहीं हो रहा है, अब फिर से होना शुरू हो गया। बीच में 10-20 साल थोड़े से शांति वाले रहे लेकिन फिर से शुरू हो गया है। तो नॉन बीजेपी स्टेट्स में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करो, चाहे केरला में आरिफ मोहम्मद जो गवर्नर हैं वहाँ के, उन्होंने जो किया वाइस चांसलर्स वगैरह को लेकर इशू आपको अच्छे से पता ही है। तेलंगाना का वाला मामला हो, चाहे महाराष्ट्र वाला मामला हो, अभी जो तमिलनाडु के अंदर चल रहा है, वो सारी चीज़ें, खासकर जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है जो मोस्टली लोगों का मानना है कि जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपॉइंट ना करे, बल्कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी भी सलाह ली जाए।
गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले सरकारी कमीशन ने तो ये कहा था कि जो गवर्नर होते हैं वो नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, तो जिससे वो थोड़ा सा फ्री एंड फेयर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात करी थी कि कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नर वो बिना एड और एडवाइस के भी काम कर सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है। तो गवर्नर के पास दो डिस्क्रिशन होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, एक होती है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। कॉन्स्टिट्यूशनल में जैसे आप ये मान के चलिए कि गवर्नर को कुछ बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना होता है या कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है, इन सारे केस में गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशंस होती हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना। मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, इलेक्शन हुए मेजोरिटी में नहीं आई, उस केस में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी जो है प्रेसिडेंट को गवर्नर के पास होती हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख सकते हो, लक्ष्मीकांत का कंटेंट है, मैंने कोई अपने आप से तो बनाया नहीं है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, मैंने तो इसमें सिर्फ एक स्लाइड में दे दिया है, बट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स और प्रेसिडेंट की अलग अलग जो पावर्स होती हैं वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम में, यहाँ से प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। चलिए, जुडिशरी लेजिस्लेचर शुड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? देखिए, अभी जयपुर के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की एक मीटिंग चल रही है। जैसे हमारे लोकसभा के जो जो स्पीकर हैं, वो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, या अलग अलग स्टेट की जो असेंबलीज़ हैं उनके जो स्पीकर्स हैं, तो भैया उनकी सबकी मीटिंग चल रही है। ठीक है, इस समय जयपुर के अंदर, और उन्होंने ये कहा है कि भैया लेजिस्लेचर और जुडिशरी को दोनों को अपनी अपनी पावर के अंदर रहना चाहिए और अपनी अपनी पावर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एक दूसरे की पावर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट की फेवर में ज़्यादा बात कर रहे हैं, जुडिशरी की फेवर में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बात घूम फिर के वहाँ पे एनजीसी वाली ही आ जाती है। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि भाई दैट के सुनंदा भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। प्रेसिडेंट सुप्रीम होता, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, जुडिशरी सुप्रीम नहीं होती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो इट्स अ पीपल्स वॉइस एंड ऑल दैट। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है, जगदीप धनखड़ जी ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जितने भी जो स्पीकर्स हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि लेजिस्लेचर इज सुप्रीम। लिखा साफ साफ, लेजिस्लेचर इज सुप्रीम, इट हैज़ द राइट टू मेक लॉज, एंड बिकॉज इट हैज़ द राइट टू मेक लॉज, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल इंस्टीट्यूशन मतलब वो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिमेन इन देयर बाउंड्री। इनका ये कहना है कि क्योंकि लेजिस्लेचर सुप्रीम होता है तो बाकी इंस्टीट्यूशंस को अपनी बाउंड्री के अंदर रह के ही काम करना चाहिए, जुडिशरी को लेजिस्लेचर के काम में ज़्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए। एक कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी उन्होंने बात कही है कि भाई कई बार जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या जो एमएलएज होते हैं, वो काफ़ी हुड़दंग मचाते हैं असेंबलीज़ के अंदर, राइट। तो उनके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह होना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम लोग बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीनों की अलग अलग पावर्स होती हैं, ठीक है, और तीनों को अपनी अपनी पावर के अंदर रह के काम करना चाहिए। इसे हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटर टाइट नहीं है। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से काम नहीं करता, सेपरेशन ऑफ फंक्शन वाला काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ओवरलैप करते हैं, तो लेजिस्लेचर वाले ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन जुडिशरी सेपरेट है ना। तो तीनों का लेकिन तीनों का सेपरेट क्यों किया गया, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर, कि ऐसा ना हो कि इनमें से कोई एक ऑर्गन बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करना शुरू कर दे, तो उसको चेक और बैलेंस करने के लिए दूसरा जरूरी है। भाई सीधी सी बात है, बच्चे ज़्यादा शरारत करेंगे तो आप उनको फ्री तो नहीं छोड़ सकते, तो बच्चों की शरारत को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स चाहिए, उनको थोड़ा डांट सकें, उनको उससे बात कर सकें। तो वही है, अगर हम लोग पार्लियामेंट के हाथों में, लेजिस्लेचर के हाथों में अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो वो उसका मिसयूज़ कर सकती है, करती भी हैं ऑफ कोर्स। तो उनके ऊपर एक चेक और बैलेंस होना चाहिए, तो वो चेक और बैलेंस जुडिशरी करती है। जुडिशरी के ऊपर भी चेक और बैलेंस होना चाहिए पार्लियामेंट का, तो तभी तो सब चीज़ें काम करेंगी ना। तो हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 50, आर्टिकल 123, आर्टिकल 121, 211 और आर्टिकल 361,
ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशन और टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, तो सिंपल आपको दे सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। तो भैया जब वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और बेसिक स्ट्रक्चर को मैं नहीं मानता हूँ, तो उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने भी कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने ये कहा कि भाई साहब, हम लोग अपनी मन से कुछ नहीं करते हैं, हम वही करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी हुई है। और आर्टिकल 41 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट अ लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इवन द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, कानून मतलब वर्डिक्ट, डिसीजन, वो सभी के ऊपर बाइंडिंग होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो। ऐसा पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर दिया है, राइट। एनजेसी जजमेंट की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अगर सरकार को लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम बेकार है, खराब है, तो वो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक नया कानून लेके आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेके आइए, पार्लियामेंट में लेके जाइए, बिल को पास करिए, वोटिंग करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू होगा हर चीज का, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप जुडिशियल रिव्यू की पावर को नहीं ले सकते जुडिशरी से, ठीक है। आर्टिकल जो 368 है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 एक पावर नहीं है, बल्कि एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर को क्वेश्चन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। आप अमेंडमेंट करिए, हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें लगेगा कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो हम उसको नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सभी अपने पावर के अंदर रह के काम करें, हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमारी रिस्पेक्ट करिए, बात खत्म, ठीक है। गोयल रूल्स आउट मिनी ट्रेड पैक्ट विद द यूएस, सेज जीएसपी नॉट अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया। जीएसपी का मतलब दोस्तों होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो अभी मिस्टर गोयल और बहुत सारे लोग यूएसए में गए हुए थे, तो आपस में कुछ ना कुछ बातचीत करते ही रहते हैं। ऑफ कोर्स के ट्रेड कैसे इंप्रूव करें, क्या नहीं करें, टैरिफ को कैसे कम करें, सीमलेस कैसे करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑल दैट, बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है। तो इस समय जो मुद्दे पे बात हो रही है वो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी, ठीक है। देखिए, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा पढ़ना है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। इसका लिंक मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। आपके पास जो पीडीएफ मिलेगा आपको, जो आपको हम लोग रोज़ देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बढ़िया सा आर्टिकल आपको मिलेगा, उसका बारे में पढ़ सकते हो। बट ये है क्या जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस? देखिए, 1974 में शायद इसको शुरू किया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसमें अमेरिका ने कुछ डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्रीज को प्रेफरेंस दिया था कि वो अपने सामान को अमेरिका में बेच सकते हैं विदाउट एनी टैक्स। एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें इंडिया को भी रखा गया था उस लिस्ट में। यानी कि कुछ सामान ऐसे हैं, लगभग 2000 प्रोडक्ट ऐसे हैं, अगर इंडिया उनको अमेरिका में बेचता है तो उसके ऊपर अमेरिका कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। अराउंड 2000 प्रोडक्ट्स होते हैं। इसे कहते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के कुछ प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है अमेरिका में। 1992 में इसको रिवोक कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसको लगा दिया था। बट अभी क्या हुआ था, 2017 में क्या किया गया मिस्टर ट्रंप के द्वारा, इंडिया को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया। मतलब इंडिया का जो प्रेफरेंस दी जा रही थी, ठीक है, उसको उससे बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ। तो 5.7 बिलियन वर्थ जो ड्यूटी फ्री सामान था, अभी इंडिया अमेरिका में नहीं बेच सकता। इंडिया चाहता है कि इंडिया को ये दोबारा से प्रेफरेंस मिले और इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। इंडिया ऐसा चाहता है। हम लोगों ने प्रपोजल भी दिया है कि भैया बाइडेन, जो ट्रंप ने किया वो किया, बाइडेन साहब कुछ अलग करें, है ना। तो उसके बारे में बात इन्होंने यहाँ पे कही है। तो ये पूरे का पूरा मामला बनता है। और अगर हम लोग ट्रेड की बात करें तो लगभग 120 बिलियन डॉलर का हमारे बीच में ट्रेड बनता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हालांकि अमेरिका और इंडिया के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट भी चलता है WTO के अंदर।
खासकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। बट वो एक अलग मुद्दा है, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। बट अभी जो आर्टिकल है वो सिर्फ यही कहता है कि इंडिया जो है वो बात कर रहा है जीएसपी की, हालांकि हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, लिस्ट में प्रायोरिटी में नहीं है, बट स्टिल ठीक है, हम चाहते हैं कि ये इंडिया को दोबारा से मिले। तो वो कुछ कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। चलिए, एंटरिंग ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि भैया कुछ नहीं पता, पक्के से कुछ नहीं कह सकते कि 2023 के अंदर क्या होगा। देखिए, मोदी जी ने भी वही बात कही अभी पहले पेज पे कि भैया दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, हमें पता नहीं कब क्राइसिस ख़त्म होगा। ऐसा ही जो है इस आर्टिकल के अंदर भी बोला जा रहा है। मिस्टर M.K. नारायणन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हमारे जो IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके डायरेक्टर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। तो भैया बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो डेफिनेटली हमें सुनना चाहिए क्या बोल रहे हैं। तो 2022 और 2023 के बारे में ये बात कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट होगा, इसको किसी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हो गया। जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ तो पूरे दुनिया की इक्वेशन ही बदल गई। इक्वेशन तो बदली ही बदली, रिश्ते बदल गए सबके आपस में। लार्ज स्केल पॉपुलेशन शिफ्ट भी हुआ। यूक्रेन से कितने हजारों लाखों लोग भैया वो यूरोप के अंदर चले गए, माइग्रेशन हुआ, जिनका उनके घरों से निकाल दिया गया, बम्बार्डमेंट हुई, बहुत लोग मर भी गए एंड ऑल दैट, राइट। तो एक प्रोक्सी वॉर चल रहा है। एक उस प्रोक्सी वॉर में एक तरफ अमेरिका है, यूरोप है, नाटो है, और दूसरी तरफ रशिया है। लेकिन ये सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, इससे बहुत नुकसान हुआ। एनर्जी क्राइसिस हो गया पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन हो गया पूरी दुनिया में, चाहे आप ऑयल का प्राइस की बात करें, फर्टिलाइज़र का प्राइस की बात करें, हर चीज़ के दाम बढ़ गए, ठीक है। ऊपर से इस वॉर ने क्या किया, चाइना और रशिया को आपस में नज़दीक लेके आ गया। पहले जो थोड़े बहुत इशू हुआ करते थे दोनों के बीच में, वो भी ख़त्म हो गए, तो नया स्ट्रैटेजी बन गया। उसके अलावा ताइवान को लेके अलग से इशू चल रहे हैं चाइना में, है ना, उसको लेके अलग से जो है स्ट्रैटेजी बनाई जा रही हैं। तो ये सब कुछ 2022 के अंदर हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका आउटकम क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हो गया। आप यहाँ पे देखिए 2021 का है ये। यूनाइटेड स्टेट पूरी दुनिया का 38% डिफेंस पे खर्चा करता है। चाइना जो है वो 14% करता है। इंडिया सिर्फ 3.6% खर्चा करता है डिफेंस के ऊपर। आप फ्रांस को देखिए ओनली 2.7%, जर्मनी को देखिए ओनली 2.7%, जापान को देखिए ओनली 2.6%। तो कुछ कंट्री, खासकर जापान, जर्मनी, फ्रांस, इनका डिफेंस का जो है वो स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगा। 2022 के अंदर $2 ट्रिलियन से ज़्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा किया गया पूरी दुनिया में, खासकर जर्मनी और फ्रांस। ये पहले अपनी GDP का 1-1.5% खर्चा किया करते थे डिफेंस पे, लेकिन अभी ये भी परसेंटेज बढ़ा देंगे। तो जब डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगी भाई, सीधी सी बात है। जापान ने भी कहा है कि वो अपनी GDP का 2% डिफेंस के ऊपर खर्चा करने वाले हैं आने वाले सालों में, क्योंकि उसको चाइना से खतरा है, उसको नॉर्थ कोरिया से खतरा है। अब इस केस में इंडिया भी पीछे नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स इंडिया भी डिफेंस के ऊपर खर्चा करेगा ज़्यादा, सीधी सी बात है, राइट। अभी तक तो हम लोग ज़्यादातर अपने डिफेंस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन जिस तरह से रशिया के फेल हो रहा है यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया के जो इक्विपमेंट है भाई वो इतने पुअर हैं, प्रूफ हो गया है ये यूक्रेन के अंदर, ये प्रूफ हो गया है कि रशिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो गंदी क्वालिटी के हैं, लो क्वालिटी के हैं। तो जब ये चीज़ प्रूफ हो गई है तो इंडिया के डिफेंस प्रिपरेशन के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली इक्विपमेंट जो रशिया से ही आए हैं। तो इंडिया क्या करेगा अभी, इंडिया जो है वो कहीं और खोजने की कोशिश करेगा अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट को, जैसे फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ बहुत ज़बरदस्त डील करते हैं हम लोग, ठीक है। राफेल वगैरह हम लोग वहाँ से लेके आए, क्योंकि फ्रांस सिर्फ इक्विपमेंट नहीं देता है, फ्रांस इक्विपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी देता है, ठीक है। तो इंडिया का शिफ्ट हो रहा है। पहले हम लोग नो अलाइनमेंट की बात करते थे, अभी हम लोग मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। एक तरफ कोड की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग I4 की बात कर रहे हैं, अमेरिका के साथ एंगेजमेंट की बात करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हुआ दुनिया के ऊपर और इंडिया के ऊपर, ठीक है। और क्या होगा अभी यूरोप के अंदर, चाइना, अब कोविड-19 वाली ये बात हम लोग देख सकते हैं, चाइना जिस तरह से कोविड-19 से जूझ रहा है ना, वो दिक्कतें हैं। ताइवान को लेके जिस तरह से चाइना अग्रेसिव हुआ पड़ा है, काफ़ी समय से स्टेटमेंट दे रहा है दिन पर रात दिन,
वो भी दिक्कत है। चाइना रशिया का जो आपस में खिचड़ी पक रही है भाई, है ना, उसको लेके जो इंडिया का जो रशिया के रिलेशन है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। उसके बीच में कहता है कि अब्सेंस ऑफ सेटल्ड बॉर्डर बिटवीन बोथ चाइना एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू प्लेग इंडिया। तो जो बॉर्डर इशू चलते हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, वो अभी सोल्व होने वाले नहीं हैं। खासकर इंडिया चाइना का बॉर्डर कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि चाइना भी उधर से अग्रेसिव हो गया है, और इंडिया का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज हो रहा है बॉर्डर एरियाज़ में। तो चाइना जो है वो इंडिया की पावर को टेस्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। हालांकि पाकिस्तान से हमें कोई ज़्यादा खतरा नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं भाई, है ना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से चैलेंज नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म है, जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह, वहाँ से हमें डेफिनेटली खतरा है, ठीक है। ये एक जो इन्होंने यहाँ पे बात कही है। उसके अलावा नेपाल की अगर हम लोग बात करें, नेपाल में जिस तरह से नई सरकार आई है तो वो चाइना के थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक है भाई। तो नेपाल इंडिया के रिलेशन जो है थोड़े से ख़राब हो सकते हैं आने वाले समय में। श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन हमारे चल रहे हैं, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहा है, तो वो भी थोड़े से डेलिकेट हैं, तो इंडिया को थोड़ा सा वो भी सुधारने की रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं वर्ल्ड सिनेरियो में जो चल रहा था, जो चल रहा है, जो चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा उम्मीदें यहाँ पे रखी गई हैं, लेकिन भाई जियोपॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। चीज़ें कहीं से स्टार्ट होती हैं, कहीं और चली जाती हैं। जैसे हम लोग तो अगर वर्ल्ड वॉर वन की बात करें, तो वर्ल्ड वॉर वन में जो है जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएंगी, वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेंगी। हमें नहीं पता चलता है, हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। अभी तो रशिया यूक्रेन चल रहा है, कल को हो सकता है भाई चाइना ताइवान भी चल पड़े, कहीं ना कहीं वो भी चल सकता है ना। कई कल को हो सकता है रशिया और जो है फिनलैंड भी चल पड़े, वी नेवर नो। कल को हो सकता है जर्मनी रशिया भी चल पड़े, वी नेवर नो। तो कुछ चीज़ें शुरुआत कहीं और तरीके से होती हैं, लेकिन किसी और चीज़ में एस्केलेट हो जाती हैं। ऐसा ना हो कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 का चांस बन जाए। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सब शांति से रहें, बढ़िया से रहें, खाएँ पिएँ मौज करें, है ना। इतना पैसा डिफेंस पे खर्चा करता है, अगर इतने पैसे को एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्चा किया कर दिया जाए तो दुनिया बहुत सुधर जाएगी, है ना। चलिए, तो कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, थोड़ा आप देख सकते हो, आपका मन करे तो पढ़ लेना, मन मत करे तो छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे नहीं, ठीक है। बट स्टिल ह्यूमन राइट्स वगैरह क्या होता है, थोड़ा आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको मज़ा आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि रोज़ आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेहनत कर लो ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।